हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को बीओ एकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर आज नए अध्याय के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ हम डिस्कस करे हुए थे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम उसी चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम रेस्पिरेशन की ओर चल रहे हैं, है ना। हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 में हमने लाइफ प्रोसेस को देखा। लाइफ प्रोसेस में अलग अलग चीजों की व्याख्या की गई है। लाइफ प्रोसेस एक कहने को तो एक मात्र चैप्टर है, लेकिन उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो खुद ब खुद एक नया सा एक अध्याय बना देती है, एक अलग चैप्टर बना देती है ना। हम उसमें पहले ही चर्चा कर चुके हैं न्यूट्रिशन का। सेकंड रेस्पिरेशन, फिर हम किस चीज की चर्चा करेंगे? हम सर्कुलेशन की चर्चा करेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा करेंगे, फिर एक्सक्रीशन की चर्चा करेंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेस्पिरेशन, है ना। चलिए देखिए बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस करे हुए थे न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस में 4 चीजें इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? तो एक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है और एक्सक्रीशन इन्वॉल्व। मतलब जो हम जैव प्रक्रम पढ़ते हैं, तो कहने का जैव प्रक्रम एक अध्याय है, लेकिन वो एक अध्याय नहीं बल्कि उसमें 4 सब टॉपिक्स खुद ब खुद एक बड़ा सा टॉपिक क्रिएट करती है, एक बड़ा सा टॉपिक बनाती है। 4 सब टॉपिक एक बड़ा सा लेक्चर को डिवाइड करती है। यही 4 टॉपिक्स क्या होगा? तो अब देखिएगा इसमें कि वो जो लाइफ प्रोसेस है, इस लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशंस की हम चर्चा करेंगे। रेस्पिरेशंस की हम आज इसकी लेक्चर में चर्चा करेंगे। देखिए पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस करा हुआ था किसके? तो न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। हमने उसमें ह्यूमन बींग्स के में हो रहे न्यूट्रिशंस को डाइजेस्टिव सिस्टम्स के थ्रू हमने उसको पूरा कवर करा हुआ था। बच्चों हमने ये पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड का डाइजेशन होता है, उसे हमारा बॉडी इमीडिएटली उसका क्या नहीं कर पाती है? उपयोग नहीं कर पाती। वो कहां स्टोर हो जाता है? वो स्टोर हो जाता है ग्लूकोज के रूप में। कहां पे? तो लीवर में, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेन कहते हैं। ग्लाइकोजेन वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो कहां संचित हो जाती है? ग्लूकोजेन के रूप में वो लीवर में संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या होता है? अब रेस्पिरेशन को पढ़ रहे हैं। अब वो जो फूड है उसके साथ अब क्या होगा, उससे हमको एनर्जी कैसे प्राप्त होगी, हम वो अध्याय को हम कंप्लीट करेंगे रेस्पिरेशन में। उस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन जो होता है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन द प्रोसेस इन विच रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, द प्रोसेस इन विच रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। मतलब फूड से ऊर्जा का विमोचन करना, ऊर्जा का निर्मुक्त करना, वही शोषण। देखिए शोषण और ब्रीदिंग, अगर आपने शोषण शब्द को समझ करके आपने सिर्फ ये कह दिया है कि सांस लेना और ये छोड़ना, जैसे हम सांस ले रहे हैं और फिर हम इसे छोड़ रहे हैं, तो ये शोषण नहीं है, इसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, इसे सांस लेना कहते हैं। सांस लेना में क्या सब इंक्लूड है कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ये दोनों प्रोसेस एक साथ मिलकर के सांस लेना कहलाता है, इंग्लिश में ब्रीदिंग कहलाता है। रेस्पिरेशन अलग है। रेस्पिरेशन में क्या है कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और ऑक्सीजन लेने के साथ ये ऑक्सीजन अब हमको उसके अंदर, सेल के अंदर क्या करना है? उसका उपयोग भी करना है। और सेल के अंदर ये क्या करेगा? ऑक्सीजन जो हमारे फूड है, वो फूड का अब क्या करेगा? ऑक्सीजन उसे जलाएगी, बंद करेगी। और जलने के बाद वो क्या होता है? उससे ऊर्जा निकलता है, वो ऊर्जा निकलता है एटीपी के फॉर्म। अब वो जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये रिलीजिंग, मतलब अब जब ये फूड जल रहा है तो जलने के साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल भी, प्रोडक्ट भी क्या होता है? वो बनता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना, ये सारे क्रियाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो वो शोषण कहलाती
तो वो रेस्पिरेशन कहलाती है। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो ऑक्सीजन लिए, वो ऑक्सीजन कहां गई, सेल में, हर एक सेल में गई, और सेल में क्या है, तो वहां पे फूड्स ग्लूकोज के रूप में अवेलेबल है ना। अब वो ग्लूकोज को क्या करेगी, ऑक्सीजन उसे जलाएगी। अब जब जलाएगी तो जलने के साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अब क्या करना है, सही से बाहर निकालना है। तो अब ये सारी प्रक्रिया, ऑक्सीजन लेना, ऊर्जा प्राप्त करना और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ये सारे के सारे एक साथ मिल जाएंगे तो उसे हम श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। आई समझ में? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? ब्रीदिंग मात्र क्या है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इसलिए कहते हैं मतलब ब्रीदिंग, सांस लेना कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन ले भी रहे हैं, ऊर्जा भी बना रहे हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रहे हैं, तो ये है श्वसन। चलिए उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका स्वांगीकृत भोजन, स्वांगीकृत मतलब जो डाइजेस्टेड फूड जो सेल में है उसे डाइजेस्टेड फूड मतलब भोजन को ऑक्सीजन की मदद से जला करके ऊर्जा मुक्त करता है तथा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बाहर निकालता है, वो क्या है, श्वसन है, वह श्वसन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन from air into the cell, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product of carbon dioxide and water from the body. That is called respiration. The process of respiration involves taking oxygen लेना, using it for releasing energy, using it oxygen का किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, है ना। बाय बर्निंग फूड मतलब इस भोजन को जलाने के बाद, एंड देन इलिमिनेटिंग मतलब बाहर निकालना वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी, अपने शरीर से बाहर निकालना। ये तीन काम एक साथ होने लगे तो वो क्या है, रेस्पिरेशन है। और सिर्फ हम ले रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो वो ब्रीदिंग है, वो क्या है, सांस लेना कहलाता है। तो प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम एक समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए। तो फूड प्लस ऑक्सीजन, ये जो फूड है, ये फूड हमारा क्या होता है, तो वो जब डाइजेस्ट होकर के, एसिमुलेट होकर के, स्वांगीकृत होकर के जब सेल में पहुंचती है तो सेल में क्या होता है, तो उसका इस्तेमाल सीधे सीधे नहीं कर पाते, तो जब उसको जरूरत पड़ता है तो ऑक्सीजन की मदद से उसे क्या करता है, उसे जलाता है। क्या होता है, जलाता है। ये देखिए, ये जो फूड है, ये फूड किस फॉर्म में है, ये फूड है ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज और यहां से ऑक्सीजन, ये कहां पे, सेल में, ये एक सेल है, सेल में ये फूड भी आ गई और ऑक्सीजन भी आ गई, तब यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगा। मतलब अब इससे क्या बनाई जाएगी, इसे जलाया जाएगा और जलने के बाद क्या निकलती है, इससे जलने के साथ साथ कुछ कुछ चीजें बनती है, क्या सब, तो कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दी जाती है, वाटर का कुछ हिस्सा उस इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसे भी बाहर निकाल देते हैं, और एनर्जी वो पूरी एनर्जी वो रखते हैं, एनर्जी पूरी रखते हैं। अब हम डिफरेंसेस समझते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। इन दोनों में क्या अंतर है, कई बार क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में या तो बोर्ड में, प्री बोर्ड में पूछ ही लेते हैं। अब समय है आप लोगों का मिडिल टर्म का, तो ये कहीं ना कहीं संभावना है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर क्वेश्चंस में आगे, तो अगर 2 नंबर में रहेगा तो कितना लिखना है, ये सब सारी चीज देखिए। क्वेश्चंस ये रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, कि सांस लेना और श्वसन की प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो देखिए, सांस लेना किसे कहते हैं, सांस लेना ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, बस यही है ब्रीथिंग। हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, वही क्या है, सांस लेना। जबकि श्वसन की प्रक्रिया में क्या है, तो श्वसन की प्रक्रिया क्या होता है, तो ब्रीदिंग के साथ साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ब्रीदिंग भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस हो रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन
क्या मतलब होता है? उपचयन। उपचयन की प्रक्रिया, हम सांस भी ले रहे हैं, श्वासन सांस लेना की प्रक्रिया भी है और उपचयन की भी प्रक्रिया है। जब ये दोनों साथ हो जाए तब उसमें ये शोषण कहलाता है, तब वो शोषण होता है। तो शोषण क्या हुआ कि ब्रीदिंग के साथ साथ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब क्या होता है? वैसे तो ये हमारे फर्स्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर है, ये उसमें इस चीजों को हम मतलब डिटेल से जानेंगे। अभी मैं बता देता हूं, अभी ये पॉइंट्स आ गए हैं तो मैं बता दे रहा हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। बच्चों वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? संयोग करता है। ऑक्सीजन संयोग करे या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए? रिलीज हो। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन क्या करता है? तो कॉम्बिनेशन करती है और हाइड्रोजन रिलीज होती है, हाइड्रोजन रिलीज होती है। या तो ये दो प्रोसेस, या तो ऑक्सीजन क्या कर जाए, इंटर ऑक्सीजन क्या हो जाए, उसमें कॉम्बिनेशन करे और हाइड्रोजन रिलीज हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उपचयन की प्रक्रिया में भी यही होती है, मतलब शोषण की प्रक्रिया में भी यही होती है। शोषण की प्रक्रिया में क्या होती है? तो जब आप ऑक्सीजन लिए हैं, ऑक्सीजन लिए हैं, तो ऑक्सीजन लिए हैं तो ये ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? ये ऑक्सीजन जाएगी हमारे सेल में, हमारे सेल में। उस सेल में क्या है? तो पहले से वहां पे फूड अवेलेबल है। फूड आपने पढ़ के आया कि फूड क्या होती है? वो कहां चली जाती है? लीवर में संचित हो जाती है, लेकिन वो जब भी उसको आवश्यकता होता है वो कहां होती है? सेल में रहती है। आवश्यकता के अनुसार सेल उससे मंगवाती रहती है। तो ये सेल में गई, हर एक सेल में गई, तो सेल में वो उस फूड का क्या नहीं कर सकता? इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो वो उसको क्या करती है? तो पहले उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको और जलाना है। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो उस फूड में ऑक्सीजन मिला, रिएक्शन होगी। फूड में जब ऑक्सीजन मिलेगा क्या हो जाएगा? रिएक्शन। तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। वो कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जरिए क्या हो जाएगा? एनर्जी रिलीज होगा, ऊर्जा का निर्मोचन होगा, है ना। तो आपने सांस लेना पहला पॉइंट क्या पढ़ा है? ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि रेस्पिरेशन में क्या है? ब्रीदिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, है ना। वो क्या है? रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन प्राप्त करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। सांस लेना प्लस क्या? कोशिका में भोजन का उपचयन कर ऊर्जा निर्मित करना। ये पहला पॉइंट है। अगर सेकंड पॉइंट की आप बात करें तो सेकंड पॉइंट क्या है? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। देखिए दूसरा है रेस्पिरेशन इज फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, इसका क्या सेंस है कि देखिए जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? फिजिकल प्रोसेस तो करते हैं। क्यों? ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व है, तो ब्रीदिंग तो हो गई फिजिकल प्रोसेस। उसके बाद ये सेल में जाकर के वो क्या करता है? तो बहुत सारे एक्टिविटी, वो विद द कई सारे ऐसे उसमें और भी रिएक्शंस होते हैं, है ना। तो वो रिएक्शंस क्या कहलाएगी? तो बायोकेमिकल रिएक्शंस कहलाएगी। तो रेस्पिरेशन में क्या है? फिजिकल के साथ साथ बायोकेमिकल भी रिएक्शन है ना। तो शोषण भौतिक प्रक्रिया और जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अब देखिए ब्रीदिंग में सिर्फ इन्वॉल्व लंग्स। क्या कौन इन्वॉल्व करता है उसमें? तो सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व होता है और कोई बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होता है ना। नाक के थ्रू कहां जाता है? लंग्स में जाता है बस, और वहीं से वो रिलीज होता है। तो हमने आपको क्या पढ़ा है कि ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहां पे होता है? ये सारे के सारे काम, इतना ही काम ये सिर्फ लंग्स में होता है, इसलिए इसमें सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व है। उसके आगे क्या होता है? तो रेस्पिरेशन उससे आगे भी जाती है। ये ऑक्सीजन कहीं आगे जाती है, वो कहां जाती है? सेल में जाती है। तो सेल में केमिकल रिएक्शंस भी होता है। तो यहां पे ये जो है इसमें लंग्स के साथ साथ क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो सेल का एक और ऑर्गेनेल समझिए। सेल जो मिलकर, सेल कई सारी चीजों से मिलकर बना हुआ होता है ना। जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, है ना, कोशिका द्रव, ये सारे चीजें। जैसे वो 9th का फर्स्ट पार्ट है, उस 9th क्लासेस में आपने सेल के बारे में पढ़ा है ना। तो वहां पे ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, सेल में जाता है। तो इसमें क्या है? तो ये लंग्स के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब सेल का हिस्सा कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें दोनों इन्वॉल्व है। अच्छा, जो ब्रीदिंग है वो सिंपल प्रोसेस है, सांस लेना छोड़ना, लेकिन ये बहुत जटिल हो जाता है। जटिल जब केमिकल रिएक्शन हुआ तभी वो जटिल होना शुरू हो जाता है, उस चीजों और जटिल हो जाता है। तो ये सारे 4 पॉइंट्स हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस को बताने के, है ना। चलिए अब ये पता करते हैं हाउ एनर्जी रिलीज्ड। ये
एनर्जी कैसे मतलब रिलीज की जाती है हमारे शरीर में, ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, ये हम भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है। तो देखिए, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल। ये शोषण के दौरान उत्पन्न ऊर्जा शरीर के कोशिका में एटीपी के रूप में संचित होती है। हमने कहा जब शोषण होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन में ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किस रूप में मतलब रहती है, तो वो एटीपी के फॉर्म में रहती है। अब ये एटीपी क्या है, एटीपी और इसके लिए एडीपी और फॉस्फेट के बारे में जानना है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट होता है फोरस और ऑक्सीजन के मिलाने से फॉस्फेट, जो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है फॉस्फेट, है ना। देखिए एटीपी को क्या कहते हैं, एटीपी को हाई एनर्जी कहते हैं, एडीपी को लो एनर्जी कहते हैं। एटीपी में फॉस्फेट की 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं और एडीपी में फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल्स, यहां पे 3 लिखा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए इसके प्रोसेस को समझिए, एडीपी और एटीपी ये कैसे रिलीज करता है, एनर्जी कैसे बनता है हमारे शरीर में, एनर्जी कहां से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए कुछ रिएक्शन हमने लिखा। देखिए आप देखिए, द एनर्जी रिलीजिंग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एनर्जी कैसे रेस्पिरेशन में श्वसन की क्रिया में मतलब ऊर्जा कैसे निर्मुक्त होता है, इसको समझने के लिए आप देखिए क्या होता है। एडीपी, हर एक सेल में एडीपी पहले से आपको पता है कि आपको अगर किसी भी काम को करना है, तो किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके पास कोई साधन ना दिया जाए, कोई व्यवस्था ना दिया जाए, तो आप क्या बना पाओगे क्या। या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर किसी काम को करना है, तो आपको उस काम को करने के लिए भी, अगर आपको कोई भी काम करना है, तो उसके लिए भी कम से कम ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए होता है ना। एनर्जी अगर प्राप्त करें तो कम से कम ऊर्जा तो चाहिए। तो ये जो निम्न ऊर्जा है, लोअर जो एनर्जी होता है, वो एडीपी, वो सेल के अंदर हमेशा क्या रहता है, बना रहता है, हमेशा बना रहता है। अगर ये खत्म हो जाए तो सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, तो थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी रहती है। तो ये एडीपी और फॉस्फेट सेल में हमेशा क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, हमेशा प्रेजेंट रहती है। एडीपी फॉस्फेट प्लस एनर्जी, एडीपी फॉस्फेट, ये आप श्वसन से, रेस्पिरेशन से ये ऊर्जा प्राप्त की है, रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन से। देखिए एडीपी फॉस्फेट ये तो सेल में हमेशा मौजूद ही रहते हैं, और ये एनर्जी, ये जो एनर्जी आप कहां से प्राप्त किया है, तो रेस्पिरेशन के जरिए आपने प्राप्त किया। तो ये सारे मिलकर के एटीपी बनाते हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एटीपी। वो क्या होता है, तो एटीपी हाई एनर्जी होता है, हाई एनर्जी। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, कहां पे स्टोर किया जाता है, तो आपको पता है ये स्टोर सेल में कर ली जाती है ना। ये इस ऊर्जा को संचित कर लिया जाता है जब ये सारे के सारे एटीपी फॉस्फेट और जो शोषण से ऊर्जा मिलती है, वो सेल क्या कर लेती है, अब उसे एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। जब एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है, तो उसका भी इस्तेमाल अभी नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, अब मान के चलिए अभी अभी खाना बना है, अब तुरंत खा लीजिए क्या, तो गरम गरम चीजें नहीं खा सकते ना। सेम उसी ढंग से यहाँ पे भी सेल क्या करती है, ये अभी गरम गरम बना है, अब गरम गरम मुंह पक जाएगा भाई, सेल में अपना भी पकने का डर है, तो ऐसे में क्या करेगा, उसको बना के कोई बात नहीं, मतलब रिलैक्स होकर खाऊंगा, जब ठंडा हो जाएगा। तो जब अब उसको जरूरत पड़ गई है ना, मान लीजिए अब उसको जरूरत पड़ गई, अब जरूरत पड़ गई तो क्या करेगी, अब इसी एटीपी को फिर से तोड़ेगी, एटीपी को फिर से तोड़ेगी किसमें, एडीपी फॉस्फेट एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये इसको इस्तेमाल कर पाएगी, है ना। ये एटीपी को उसने क्या करा था, सेल में स्टोर कर लिया था, लेकिन उसे तभी जरूरत नहीं थी क्योंकि गरम गरम था, खा नहीं पाएगा, है ना। अब एटीपी, अब इसको तोड़ना, जब उसको जरूरत पड़ेगी कोशिका को, तो क्या करेगी, इसी एटीपी को फिर से तोड़ेगी, फिर एडीपी, फिर फॉस्फेट, फिर एनर्जी, अब इस एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएगी। अब देखिए इस जो रेस्पिरेशंस में जो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 30.5 केजी मोल्स के बराबर होता है, केजी पर मोल्स के बराबर होता है। इतना एनर्जी एक रेस्पिरेशन में, एक बार जो रेस्पिरेशन की जाती है, इतना एनर्जी रिलीज होती है। देखिए फिर से कई सारे बच्चों में यहां कंफ्यूजन होता है कि भैया अगर आपने कहा कि हमें कि जो जब जरूरत पड़ेगा तब इस एटीपी का इस्तेमाल करेगा, अगर मान लीजिए कोई पहले से ही भूखा है तो वो क्या गरम गरम नहीं खा सकता,
तो भैया नहीं खा सकता। जब सेल को ऐसा लगता है कि अब हमारी एनर्जी खत्म होने वाली, हमने क्या कहा, जब जरूरत पड़ती है, तो जब सेल को लगता है कि अब खत्म होने वाली है तो वो तुरंत क्या कर लेता है, एटीपी से उसको तोड़ देते हैं। बना करके रखा रहता है पहले, बस तोड़ देता है एटीपी को, है ना। तो एटीपी को तोड़ करके वो ऊर्जा प्राप्त कर लेता है ना। इसलिए एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब एनर्जी मतलब ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से क्या करते हैं, तो वो कई सारे एक्टिविटी, वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज प्रोसेस करते हैं, जैसे दौड़ना, उठना, बैठना, ब्रेन का जो भी काम है, कोऑर्डिनेशन का, वो सारे सार क्या होता है, एनर्जी से ही होता है। तो एनर्जी से क्या होता है, सारे काम होते हैं। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सेल का करेंसी भी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी भी उसे कहा जाता है। इस तरह से आपकी करेंसी जो रुपया है, उस करेंसी से, जब तक आपको करेंसी नहीं रहेगी तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे, नहीं आप कोई सामान ले पाओगे, नहीं कुछ खरीद पाओगे, कुछ कर पाओगे क्या, नहीं। तो आपको वो करेंसी रहना जरूरी है, तभी आप कोई काम को कर पाओगे। ठीक इसी ढंग से इसके लिए भी ये क्या है, हमारे शरीर में जो सेल है उसके लिए भी क्या है, तो करेंसी होना जरूरी है। किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि किसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है, कौन सी को, तो एटीपी के फॉर्म वाले जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहा जाता है ना। ये चीज याद रहेगी आपको, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इस पार्ट को आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अब इस पार्ट को नोट कर लिए, नेक्स्ट चीजों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इस पार्ट्स के इस जहां तक कवर हो चुके उसके अगले पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बड़ों का आदर करिए और शिक्षा को समय दीजिए। राधे राधे।